तो चैप्टर निकाल लीजिए आप लोग। उसने कहा था 12th का बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। अक्सर परीक्षा में इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके। क्या करके? कहानी है उसने कहा था। उसने कहा था। अब क्या कहा था ये किसी को पता? अब वो पता है उसमें सिर्फ जो लहना सिंह है ना उसी को। आही किसने, उसने कौन है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। उसने कहा था, उसने क्या कहा था, कैसे कहा था, इसी को क्या करना है इस चैप्टर में पढ़ना है। एक अमर प्रेम कथा है। क्या है? आजकल वाला प्यार नहीं है ये, है ना। ये सच्ची प्रेम कहानी पर आधारित घटना है। इस पर फिल्मों बना है। फिल्म में उतना मजा नहीं आता है जितना मजा इसको पढ़ने में आता है। चलो देखो, उसने कहा था कि जो राइटर है यह है चंद्रधर शर्मा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब ध्यान दो बाबू, गुलेरी इनको क्यों कहा जाता है क्वेश्चन पूछता है। तो गुलेरी के गुलेर गांव के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें क्या कहा गया। जैसे मान लो कोई मशरख का रहने वाला है तो मशरखिया, छपरा का रहने वाला है तो छपरहिया, हम लोग बोलते हैं ना। पटना का रहने वाला था पटनहिया। तो उसी तरह से गुलेर का रहने वाले थे तो गुलेरी। एक और राइटर का नाम आप लोग देखे होंगे, मलिक मोहम्मद जायसी। आए तो उनको जायसी क्यों कहा गया? क्योंकि वो भी जायस के रहने वाले थे। कहाँ के? तो जायस के रहने वाले थे जायसी, गुलेर के रहने वाले थे। क्वेश्चन पूछता है चंद्र शर्मा गुलेरी का गांव का नाम क्या था? तो उनके नामों में छुपा हुआ है क्या थी? गुलेरी। क्या कोई दिक्कत? तो चंद्र शर्मा गुलेरी, इनका पूरा नाम हो गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कोई दिक्कत? कहानी का नाम है उसने। अब ध्यान दो, हिंदी में जो है ना थोड़ा सा गलती करोगे अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। एगो मैंने लिखा कहा, एगो लिख दिया कहाँ। कहाँ मीन्स वेयर, प्लेस इट्स डिनोट्स प्लेस, ये जगह को बोध कराता है। ये है कहा यानी V2 सेड। क्या? सेड चाहे टोल्ड। कहा मैंने बताया, कहा मैंने। कोई दिक्कत? तो दोनों में तनी सुका सावधानी हटी दुर्घटना, इसलिए सावधान रहना। क्या है ना, बिवेयर ऑफ एग्जामिनर्स। एगो वीडियो डाले थे ना कल, बिवेयर ऑफ। चलो देखो, तो गुलेरी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं जो जरूरी है। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर परिचय से ही आता है, सब्जेक्टिव में आता है इधर से, ठीक ना। कह रहा है कि जन्म हुआ था इनका 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? निधन हो गया था 12 सितंबर 1922। जन्म स्थान पूछेगा परीक्षा में तो जयपुर राजस्थान। जयपुर याद रखना, जन्म स्थान इनका अलग है, जयपुर राजस्थान। और रहते कहीं और थे, गुलेर नामक ग्राम में रहते थे, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? गुलेरी। कोई दिक्कत? जिला का नाम था कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। अब ध्यान देना, जन्म स्थान अलग है इनका, निवास स्थान, निवास स्थान। तो जन्म स्थान इनका कहाँ है? राजस्थान, है ना। और निवास स्थान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। ये पूछा हुआ है, जाके क्वेश्चन बैंक तुम लोग देख लेना। हिमाचल, जितना नीमन नीमन लोग होला नु सब या तो जम्मू कश्मीर या तो हिमाचल प्रदेश। जितना खूबसूरत लोग होता है, खूब कर्मठ होता है, मेहनती होता है, मैंने ऊपर से ना निमन भीतर से निमन, वो सब रहता है बिहार में। कहाँ रहता है? बिहार में। ठीक है, तो ध्यान देना, बिहार के हमारे एक कवि हुए जिनका नाम था रामधारी सिंह, राष्ट्र कवि की उपाधि ले लिए। तो देखो यहाँ जो है ना, पढ़े लिखे लोग भले ही कम है लेकिन जो है ना वो सब पे भारी है। एजुकेशन का रेशियो कम है लेकिन जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। चलो देखो आगे बढ़े। इनके पिता का नाम था पंडित शिवराम। गुलेरी जी के पिता का नाम क्या था? याद रहेगा। शिक्षा देखो इनका, शिक्षा पढ़ाई लिखाई देखो, ये इसीलिए कहा जाता है कि एजुकेशन जरूरी है। जब तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे
बहुत बड़ा आदमी बन जाओगे तो तुम्हारे जीवन का एक अध्याय लिखा जाएगा, उसमें एक शिक्षा का अध्याय होगा, देख लेना। तो गुलेरी जी की शिक्षा कैसे हुई थी, कहां तक पढ़े थे? तो बचपन में संस्कृत की शिक्षा। बताओ, पंडित के परिवार में जन्म लिए, आज संस्कृत ना पढ़े, ये हो ही नहीं सकता है। हम जाते हैं कभी कभी कहीं कहीं संस्कृत पढ़ाने, तो श्लोक वगैरह जब हम पढ़ने लगते हैं तो वहाँ के कोई डायरेक्टर हो या टीचर हो जो हमें ना जानता हो कि हम माने पंडित नहीं है, वो बोलते हैं बाबा गोर लगे नहीं छुट्टिया के बेरा, बाबा नहीं है हम। समझे? कहना पड़ता है लास्ट में, तब कहते हैं अरे तेरी के बाबा ना होके मतलब इस रिदम में पढ़ाते हैं संस्कृत। बोले संस्कृत पढ़ने के लिए बाबा होना जरूरी, उर्दू पढ़ने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं है ना, हो अंग्रेजी पढ़ने के लिए अंग्रेज और क्रिश्चियन होना जरूरी। यही तो है विद्या, जो मेहनत करेगा वो पाएगा। एजुकेशन का यही एक राज है। बाबू के धन हो नु टपक जी तारा नामे हो जाई, हो जाई नु कहीं लिखवा ली जबरदस्ती, पैसा लेके जाता रहो कौन छीन ली। कोई भी चीज दुनिया का फिजिकल फैसिलिटी तुम हासिल कर सकते हो आराम से कमरे में बैठे बैठे। पैसा तुम्हारे पास है तो कोई भी चीज तुम बैठे बैठे हासिल। लेकिन तुम कितना भी अमीर क्यों ना हो, अगर इस पाठ को तुम्हें समझना है ना तो तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा। ये नहीं है जो कोई और पढ़ेगा तो तुम्हें समझ में, ये इसीलिए पढ़ाई लिखाई डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मेहनत मांगती है ये। एजुकेशन क्या मांगता है? मेहनत करिए आप कमरे में, आप इसको लाइन बाय लाइन जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक ये समझ में नहीं आएगा। यही सीधी सी बात है। इसीलिए लोग, अब नहीं तो बताओ बड़े बड़े बिजनेसमैन है, लोग का बेटा आईएएस नहीं बन जाता। अगर पैसा का इतना ही घमंड है तो तनी आईएएस का एग्जाम बैठ के निकाल के दिखा दो। पैसे से सारी चीजें खरीदी जा सकती है, मान सम्मान रुतबा यश ख्याति कभी खरीदी नहीं जा सकती, कभी बेची। कीर्ति ना कभी खरीदी जा सकती है ना कभी, इसको सिर्फ और सिर्फ कमाया जा सकता है। चलिए देखिए, तो बचपन में संस्कृत की शिक्षा हुई। 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय में क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक की परीक्षा दिया इन्होंने। 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किया। 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। तो जितना बीए एमए होगा ना, ये पूछा करता है कि किस विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया, किस विषय से इन्होंने एमए किया, बीए किया, कोई दिक्कत? आगे कह रहा है वृत्ति क्या थी। वृत्ति का मतलब क्या होता है? आय कहां से होता था उनको, है ना। प्रोफेशन क्या था, करते क्या थे। जैसे मान लो कि मेरा वृत्ति हो जाएगा पढ़ाई लिखाई, पढ़ाना पढ़ना, दो चार गो भैंस है उस सब का देखभाल करना, दूध बेचना, है ना। बस समझा रहा है? जहां से भी मनी आए, जीविका चले, उसको क्या बोलते हैं? वृत्ति। तो कह रहा है कि इनका क्या हुआ कि 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी नाबालिग राजा जय सिंह, ध्यान देंगे बाबू सभी लोग, दिस वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ओके। परीक्षा में जाके देखिएगा 2023 का क्वेश्चन पेपर देखिएगा, तो अभी लाइन जो मैं पढ़ रहा हूं वो परीक्षा में पूछा हुआ, क्या पूछा हुआ है बताते हैं। देखिए, कह रहा है कि 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा, खेतरी का एगो नाबालिग राजा था, यानी अभी उम्र उसका टीनेजर में था, है ना। वो जय सिंह, वो नाबालिग राजा का नाम क्या था? जय सिंह। उसका अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में गए थे। अभिभावक बन के गए थे मेयो कॉलेज अजमेर। किसके अभिभावक? जय सिंह के। यही पूछा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बन के अजमेर गए थे? तो खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह गार्जियन बन के गए थे, याद रहेगा। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनीन्द्र चंद्र नंदी पाठ के प्रोफेसर के रूप में भी इन्होंने काम किया। कौन बुलाए थे इनको? बनारस में बुलाए थे कौन? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन फाउंडर ऑफ BHU। कोई दिक्कत? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पढ़ना चाहोगे, उसमें इंट्रेंस एग्जाम दे देना, पता चल जाएगा। स्वर्ग है, स्वर्ग। क्या है? पढ़ाई लिखाई वहां से करो तो एक इंटरनेशनल छवि बनती है। अब जेपी यूनिवर्सिटी से पढ़ के क्या करोगे? घटिया, बर्बाद ना, उनको नमो का बर्बाद कर दिया है सब। सुधार दे, व्यवस्था ठीक हो जाए, तो सुधार ही नहीं रहा है सब। चलिए आगे देखा जाए। देखिए, संपादन इन्होंने किस किस चीज का किया था, है ना। तो समालोचक काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका, काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका आता था उस समय। पत्र पत्रिका आप लोग को बता दिए थे, जैसे समाचार पत्र, दैनिक पत्रिका, है ना। आईवी एक आता था पहले हम लोग जब पढ़ते थे 9th 10th में, है ना।
वो मासिक पत्रिका थी, है ना। बाल हंस आता है मतलब साप्ताहिक है, क्या है। अखबार में देखिएगा आहा जिंदगी, जिंदगी का रंग, बॉलीवुड के सॉन्ग, जॉब अलॉट, ये सब आता है अलग से। वो सब साप्ताहिक पत्रिका हो गया। क्या हो गया? साप्ताहिक पत्रिका। सक्सेस मिरर हो गया तुम्हारा। बहुत सारी पत्रिकाएं हैं। विज्ञान प्रगति, सब मासिक है। कोनो कोनो 3 महीना पर आता है, कोनो कोनो 6 महीना पर आता है, कोनो कोनो साल भर पर आता है, एक बार प्रकाशित होगा। बात समझाया? तो ये पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते थे। एक था पत्रिका जिसका नाम था समालोचक, दूसरा था काशी प्रचारिणी, है ना। इस दोनों का ये एडिट करते थे। क्या करते थे? इनकी रचना देखिए, 3 गो रचना कैले बरन। कहानी के क्षेत्र में इनकी रचना कितने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्र शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं। तो देखिए कहानियां हैं। सुखमय जीवन 1911 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ? याद रहेगा। बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। तो 1911 में 2 को प्रकाशित हुआ था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। कोई दिक्कत? और उसने कहा था 1915 में। ये याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? 1915 में। और बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा। एक और है सुखमय जीवन, सुखमय। अच्छा बताओ, इसका नाम सुन के हम लोग को नहीं लगना चाहिए, पढ़ना चाहिए। सुखमय जीवन, ये दोनों प्रकाशित हुआ था 1900। 3 गो कहानी के दम पर कहानीकार के रूप में हिंदी साहित्य में ये अमर हो गए। क्या हो गए? इनका अमर रचना है। कौन? देखो प्यार मोहब्बत ये सब जो चीजें है ना, दुनिया में कभी खत्म होने वाली। इस तरह इससे जुड़ी तुम रचना तुम करो, तुम प्रसिद्ध राइटर बन जाओगे। क्या बुझे? इंडियन लोगों में इमोशन का ना गोदाम होता है। इंडिया के लोगों को तुम लड़ के नहीं हरा सकते। यहाँ प्यार से मार दिया जाता है, प्यार से मार दिया जाता है। वार करिएगा तो सिकंदर भी भाग के गया था, पता है ना। है तो इमोशन ज्यादा होता है, दैट्स वाई इस तरफ की चीजें मतलब ज्यादा लोग एक्सेप्ट करते हैं, पसंद करते हैं। फिल्में वगैरह तुम देखना ना, इंडियन बॉलीवुड का फिल्म देखना, बिना प्यार मोहब्बत के कोनो फिल्में नहीं। उठा के कोनो नाम तू बता लो, सब में प्यार मोहब्बत। घर में भी प्यार मोहब्बत, मम्मी से पापा से आपके, है कि ना। इमोशनल हो जाते हैं कि ना हर बात में। है कितना कोई गुस्सा है, प्यार से बतिया लीजिए, 2 लाइन कहेगा छोड़ो जाए दो, माफ कर दो। बाहर निकलना चाहिए इस सब से। आगे बढ़ने के ये सब क्या है, तरीके नहीं है। मोह माया के जाल से क्या रहो। हाँ ठीक है, एक हद तक सब ठीक है। इसीलिए ये सब ज्यादा पढ़ा गया, इसीलिए ये सब। अब देखो पढ़ाई इसलिए ज्यादा गया ना कि पहले तो मतलब कोई चीज ऐसा नहीं था कि अब देख लो, मूवी वगैरह भी नहीं थे। अब 1911 में तो लोग पढ़ के अपना टाइम बिताते थे। अच्छी बात है, किताबें पढ़नी चाहिए। आप आदत डालिए, मोबाइल देखने से ज्यादा आदत डालिए क्या पढ़ने की, किताबें। किताब पढ़िएगा काबिल बन जाइएगा, मोबाइल देखिएगा कबिलाठ बन जाइएगा। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एगो काबिल, एगो कबिलाठ। अब तुम अपने आप से डिसाइड करो कि तुम्हें काबिल बनना है कि कबिलाठ बनना है कि ना। चलो ध्यान दो। तो 3 को कहानी लिखे थे। कितने कहानी? चंद्र शर्मा गुलेरी कितने कहानी लिखे? कौन कौन? हम लोग को कौन पढ़ना है? उसने कहा था कब प्रकाशित हुआ? बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन। आगे बढ़ जाए। और इन्होंने और भी कुछ लिखा है, कहानी नहीं लिखा है। प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध भी लिखा है। निबंध भी लिखा है ना। कछुआ धर्म इनका निबंध है, कछुआ। चंद्र शर्मा गुलेरी कहते हैं कि कछुआ धर्म, याद हो जाई, कछुआ धर्म। पूछेगा कि कछुआ धर्म किनका निबंध है, तो चंद्र शर्मा। कैसे पता चलेगा? देखो तो इनमें भी धर है, और कछुआ धर्म में भी क्या है, धर है। याद हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। कछुआ धर्म, धर्म में धर है, एहू में धर है। तो चंदन शर्मा कहते हैं कि हम जाते नहीं तालाब में, का धर है, कछुआ धर। तो कछुआ धर्म निबंध है कि इसके लेखक कौन है, याद हो जाएगा ना। आगे बढ़ जाए। देखो आगे लिखे हैं कि मारेसी, मोही, कुंठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिप्पणी, देवानाम प्रिय, अंडरलाइन करेंगे इसको, देवानाम, देवानाम प्रिय, ये सब इनका प्रमुख निबंध है ना। इसके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, अंडरलाइन करिए, खोज की खाज, खोज की
क्रियाहीन हिंदी, वैदिक वैदिक भाषा में प्रकीर्तपन आदि टिप्पणियां भी इन्होंने प्रकाशित किया। अंग्रेजी में अ पोएम बाय भास, अ कमेंट्री ऑन वात्स्यायन, कामासूत्र, द लिटरेसी क्रिटिसिज्म, ये सब निबंध अंग्रेजी में भी लिखा है इन्होंने। देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखी है। वो इंसान ही क्या जो अपने कर्म में देश प्रेम न रखे। इंडिया में रहते हो और भारत से तुम्हें प्रेम न हो, ये हो ही नहीं सकता है कि ना। जन गण मन आप जब सुनते हैं, वंदे मातरम गाना जब सुनते हैं तो ये रोआ रोम रोम खड़ा हो जाता है। तो जिसका रोम खड़ा हुआ दैट इज इंडियन, और जिसका नहीं खड़ा हुआ रोम बुझ जाओ कि बिना मन के बियाह कौन पट्टी पर ओकरा मौका मिली तो देश बेच के का हो जाई। नेतवा सन के ना होला, नेता सन के। हम तो इतना बड़का बड़का वीडियो देख ले बानी कि बड़का बड़का मंत्री लोग जनगण मन के टाइम में लेफ्ट राइट कर रहा है, ओकरा के ध के खड़ा करावल जाले है, खड़ा होके जनगण मन बज रहा है, उसको समझ में नहीं आता। आउट ऑफ कंट्री जाके बिग लीडर, इंटरनेशनल लीडर। पढ़ाई लिखाई बड़ी जरूरी है मेरे दोस्त। आगे बढ़ जाए। चलो देखो, तो देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखे। इनकी रचनाओं में अक्सर पूछा करता है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था। 1900। कोई दिक्कत? क्वेश्चन इंपोर्टेंट बता देंगे, पहले पढ़ लेने दीजिए। देखिए, चंद्र शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के कवि हैं। किस सदी के कवि हैं? हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। गद्य ज्यादा लिखते थे, पद ज्यादा नहीं लिखते थे। कोई दिक्कत? अंग्रेजी, ध्यान दो, हिंदी, संस्कृत, माने उस समय के जितनी भाषाएं थी, खास करके अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। प्रकांड विद्वान का मतलब ग्रेटेस्ट ना, मुझे विद्वान होता है एगो, एगो प्रकांड विद्वान होता है। हाँ, मैंने उस समय बड़ा नॉलेज था इनको। अब देख रहे हो बीएचयू में आके ये सब काम करना मुश्किल बात है। लोग सोचते हैं कि हमें एक बार पढ़ने को मिल जाए, और वहां जाके वो क्या किए, रिसर्च किए, काम किए। कब बुझे? तो विद्वान बनने के लिए किताब पढ़ना पड़ेगा, पहलवान बनने के लिए खाना पड़ेगा। बिना खैले पहलवान और बिना पढ़ले विद्वान ना कोई हुआ है ना कोई। इसलिए पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो। हो सकता है कि पहलवान तुम ना बन सको, लेकिन विद्वान तो बन जाओगे। पहलवान बनना मुश्किल है, खाओगे कहीं ना पची तब। बॉडी सिस्टम पर डिपेंड करता है। अब बोलो कि एक बाल्टी मीट खा जा, पहलवान बने के बा, हाँ दिक्कत बा। लेकिन 20 गो किताब पढ़ जाइएगा, उसमें कोई अपच करने वाली चीज नहीं है कि ना। आगे बढ़ जाए। तो ये प्रकांड विद्वान थे, संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी के ना। प्रकृत में भी लिखा इन्होंने। अपभ्रंश आदि भाषाओं में उनकी क्या थी, गति थी। पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र आदि विषयों का उनका ज्ञान अपने समय में अद्यतन और तलस्पर्शी माना जाता है। साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचि के अन्य विषयों पर उन्होंने हिंदी में निबंध, लेख, टिप्पणी बराबर लिखता रहा। मतलब वो बेसिकली मतलब हिंदी में सक्रिय रहे, निबंध, लेख, टिप्पणी। देखो, एक अच्छा आदमी वही होता है ना जो अपने समय का सारा काम कर ले। अच्छा लेखक वही है जो हर तरह का रचना क्या कर लेता है, कर लेता है। जैसा डिमांड हो समय का वैसा। जनरल स्टोर कहियो बंद होई, मॉल बंद हो जाई। खाली जीन्स के दुकान कोई लेबे तो हो सकता कि बंद हो जाए, सरकार बैन कर दी, काम खत्म। तो जनरल स्टोर जन में सब मिले बंद होई। सब चीज सीखे के पड़ी बाबू, व्यवहारिक ज्ञान ना हुई जिंदगी में तो बर्बाद हो जाए बोलो। हाँ। साहित्य के अतिरिक्त अपनी रुचि अभिरुचि के अन्य विषयों पर उन्होंने हिंदी में निबंध लिखा, लेख लिखा, टिप्पणियां बराबर लिखते रहे। वे द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। याद रखिएगा, पूछेगा किस युग के निबंधकार थे ये। द्विवेदी युग। द्विवेदी युग हिंदी साहित्य में एक दिन आएंगे कभी आप लोग को तो युग अच्छा से पढ़ा देंगे कि हिंदी साहित्य में कौन सा युग क्या है, क्यों उसको युग के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत? गुण और करे कि विदग्ध, हास परिहास तथा व्यंग से परिपूर्ण अपनी कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए वे अपने समय से बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः वे अपने युग के अत्यंत प्रतिभाशाली और समर्थ लेखक थे। कोई भी लेखक होता है ना, कोई भी साइंटिस्ट होता है, कोई भी रचनाकार होता है ना, नेता लोग होता है ना, ये सब 50-50 साल 100-100 साल आगे की सोचता है। वैज्ञानिक 100 साल 150 साल आगे का प्लान लेके चलता है। लेखक भी आज हम लिखे, आज नहीं चलेगा, ठीक है, आने वाले समय में चलेगा। हिमोल जो बनाया इतना पैसा खर्चा करके, उसका खर्चवा भी निकलेगा। कल्पना करिए आज से 100 साल बाद तरैया विल बी अ बिग टाउन। सारे लोग मॉल में जाएंगे तो पता चलेगा ये एगो मॉल में था, पुराना मॉल है।
तो ये फ्यूचर को देख के इन्होंने क्या किया है, स्पेंड किया। टाइम लगता है, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन होता है फ्यूचर में काम करता है, भले वर्तमान में वो कमा नहीं रहा है लेकिन काम कर रहा है किसके लिए, फ्यूचर के लिए। तो ये मतलब अपने समय से बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं अपने रचनाओं को लेकर के। वस्तुतः वे अपने युग के अत्यंत प्रतिभाशाली है, यानी टैलेंटेड है, समर्थ लेखक है। ऐसा नहीं है जो लेखक किसी के द्वारा बना दिए गए, थोप दिया गया कि ना तू लेखक हो, नाम के आगे लगवा लिए लेखक, टीचर, मोटिवेटर, ऑथर, अब होता कुछ नहीं है। लोग मानते हैं कि ना इस समर्थ लेखक थे। अब यही आप रचना पढ़िएगा ना, उसने कहा था, तब आपको रियलाइज हो जाएगा कि चंद्र शर्मा गुलेरी किस कैटेगरी के लेखक थे, वो कितना प्रतिभाशाली थे। गुलेरी जी ने कुल 3 ही कहानियां लिखी और उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए। उनकी कहानियां वस्तु करे विषय वस्तु भाषा शैली शिल्प के कारण अपने समय से बहुत आगे की रचनाएं प्रतीत होती है। आजो पर्वत तारा माज आई 120 साल होगा लो लिखला, आजो पर्वत लागे कि तेरी बड़ी जबरदस्त कहानी है रे, हमनी के जमाने के हो, जबकि 100 साल 120 साल पहले लिखी गई है। तो अपने जब लिखे थे तो इनको उम्मीद नहीं थी, आज भी अच्छा लगा, ये एवरग्रीन हो गया। क्या हो गया, कोई दिक्कत करे कि आगे की रचनाएं प्रतीत होती है और हिंदी कहानी के विकास में इनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर माने जाने वाली कहानी कौन है, परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। संस्कृत का इतना बड़ा पंडित और शास्त्र नितांत गंभीर प्रकृति का विद्वान ऐसी सृजनात्मक भाषा शैली में कल्पना और यथार्थ के ऐसे संतुलन साधन के साथ आधुनिक कथ्यों वाली ये कहानियां लिख सका, यह सचमुच चमत्कृत कर देने वाली बात है। ऐसी कहानी उस जमाने में अपनी भाषा शैली को लेकर के अगर वो लिखे तो सचमुच ये अद्भुत घटना है। क्या है, अद्भुत घटना है। कभी भी कोई चमत्कार होता है ना, बदलाव आता है, क्रांति आती है, तो एक ऐसा आदमी आता है जो रूढ़िवादी चीजों को तोड़ देता है। साउथ की फिल्में आप देखते होंगे, बहुत सारा देखे, लेकिन जब बाहुबली आया एको को मॉडर्न चीज का यूज उसमें, बताइए डायरेक्टर कितना रिस्क लिया था कि मॉडर्नाइजेशन के जमाने में चला गया था ऊपर चीन काल में। किस काल में, एको को ऐसा सीन उसमें दिखाया गया है जिसमें 4 चक्का हो, माइजर हो, बंदूक हो, सब रियल एक्शन, प्राचीन घटनाएं। तब से देखो एक ट्रेंड चल गया ना, बोलो। शहर से अब कहानियां दूर भाग रही है, जंगली कहानी उठाइए, है कि ना, प्राचीन चीज है। तो एक बदलाव आ गया कि नहीं आ गया, एक चमत्कार हो गया। रिकॉर्ड जिस तरह से बना, लोग जिस तरह से पसंद किए, क्या हो गया, एक ये हर समय 100-150 साल पर ऐसी ऐसी चीजें होती रहती है। तो ये ऐसा कहानी लिखे ना, ऐसा लगा कि एक चमत्कार हो गया। क्या हो गया, आश्चर्य से भर देने वाली रचनात्मक घटना है ये। कहानियां अपनी भाषा शैली और शिल्प को लेकर आज भी उतनी तरोताजा है जितनी पहले थी। रचनात्मक और कौतुक सरीखी प्रतीत करती है। रचना को एक तमाशे तरीके से दिखाया जाता है कि हाँ, नाटक के तरह पर ये चीज को दिखाया गया है। कौतुक का अभिप्राय कतई यह नहीं कि विषय वस्तु या कथ्य कम महत्वपूर्ण अथवा अगंभीर है, सच्चाई इसके विपरीत है। बहुत गंभीर घटना है ये, हर व्यक्ति के लाइफ में ऐसी घटनाएं हो सकती। ये इस घटना से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनकी विषय वस्तु और कथ्य अधिक गंभीर है, महत्वपूर्ण तथा समय से आगे के है, समय से आगे के। तब आज हमको ये अच्छा लग रहा है, उस जमाने में लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा होगा। आगे देखिए, यह प्रस्तुत कहानी उसने कहा था। हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं कौन है, उनकी अमर रचना है। क्वेश्चन पूछेगा गुलेरी की अमर रचना कौन सी है, उसने। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। मील का पत्थर एक मुहावरा है बाबू, मील का पत्थर, अडिग, कभी खत्म नहीं होगा इसका प्रभाव। पत्थर की लकीर सुने हैं, मील का पत्थर माना जाता है, बहुत डिफिकल्ट काम, बहुत। आगे बढ़ जाए, यह एक कालजयी रचना है। कालजयी, जो काल पर जीत, समय पर जो विजय पा लिया है उसे क्या कहते हैं, कालजयी। तो यह एक कालजयी रचना है। क्या है, प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल राय थे, वो कौन, इस कहानी पर उन्होंने फिल्म भी बनाई है। क्या बनाई है, अन्य नाटक में, इसके नाटक के रूप में भी इसको रूपांतरित। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहानी के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब अगर इसको आप नहीं ध्यान देंगे तो कहानी थोड़ा लॉन्ग है, आपको समझ में। कहानी के विषय में दिया है कि इसका पृष्ठभूमि क्या है, आधार क्या है। कह रहा है
कि शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति, अनुभूति माने होता है आभास, फीलिंग्स, क्या? ठीक है। तो शुद्ध शुद्ध प्रेम, शुद्ध, देखो प्रेम उसी दिन अशुद्ध हो गया ना जिस दिन से प्रेम को लोगों ने लव कह दिया। क्या कह दिया? वही दिन प्रेम अशुद्ध हो गया था। क्या बुझे? तो कह रहा है कि शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति और उसकी स्वाभाविक उत्सर्गमय अभिव्यक्ति इस कहानी का कथ्य है। यह कहानी क्या कहती है? तो शुद्ध प्रेम की कथा को कहती है, उसकी अनुभूति को कहती है, उसकी अनुभूति को। कहानी अमृतसर के भीड़ बड़े बाजार में शुरू होती है। क्वेश्चन पूछता है, उसने कहा था कहानी कहाँ शुरू होती है? अमृतसर के भीड़ भरे। अब आप लोग थोड़ा सा इमेजिन करिएगा, इमेजिनेशन करिएगा कि बाजार भीड़ भाड़ वाला है। अब देखिए आगे क्या होता है। तो कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में शुरू होती है, जहां 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह की उम्र कितनी थी? 12 वर्ष। कब? जब वो मिला था मार्केट में। तो भीड़ भरे बाजार में शुरू होती है, वहां पर एक 12 वर्ष का लड़का है लहना सिंह, 8 वर्ष की एक लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। तांगा जानते हो? घोड़ा गाड़ी को बोलते हैं। 8 साल की एक लड़की थी और वो लड़का 12 साल का था। मैंने घोड़ा गाड़ी के नीचे आ जाती, दबा के मर जाती, हनु प्राण त्याग देती। उस लड़किया को वो लड़का बचाता है। कौन? लहना सिंह। लड़की का नाम नहीं दिया है, ठीक ना? तो उसको बचाता है ना। लड़का लड़की को यह पूछते हुए छेड़ता है, अब बचा देता है। अब भारत के लड़कों से तो जानबे कर लो बचा दिया है ना। और उसके बाद उसको बार बार पिनकाता था, छेड़ता था, माने पिनकाता था। क्या ट्रेन में देखिए इंडियन लड़के इतने मतलब सीधे साधे होते हैं ना कि ट्रेन में भीड़ हो और कोई लड़की या महिला आ जाए, लड़की खास करके, तो अपन सीटवा करके दे दी सन। इतना दयावान होता है। मजाल जे लड़की तनी उठ जाए, लड़का लंगड़ो हो या लड़की बैठल भी है तो कहीं ना जगह नहीं खे, एकदम नहीं उठ सकती है। लेकिन लड़का सब दयावान होता है ना। क्या करता है? बैठा देगा। हाँ, तो ये सब चीज है। तो लड़का जो है उसको बचा तो देता है घोड़ा गाड़ी के नीचे आने से, लेकिन अक्सर उसको छेड़ता है। क्या कह के? कि तेरी कुरमाई हो गई। अब देखिएगा पंजाबी भाषा में गाना सुन लो, बोलो कुड़ी कुड़ी। तो परीक्षा में इसी बार पूछा था कि कुड़माई शब्द का अर्थ क्या होता है? कुड़माई मने होला मंगनी। अभी समान मंगनी ना, मंगनी मने इंगेजमेंट। अंगूठिया पहना के कहला से हम तुम्हारे हैं सनम। शहर में जाइएगा ना, रिलेशनशिप में आ जाता, बोला अंगूठी पहना दिया, इंगेजमेंट, मेरा होने वाला हस्बैंड, होने वाली पत्नी, ये मेरी मंगेतर है, ये मेरा मंगेतर है, फियंस और फियंसी। तो उसको पंजाबी भाषा में बोलते हैं कुड़माई। पूछा था कुड़माई शब्द का अर्थ क्या होता है? मंगनी। मंगनी मंगनी बुझल? ये छेका कहनी से हमनी का वो दिन अंगूठिया पहना देवला सब। ना तो हमनी के तो गांव में बियाह होला तो बियाहवा के दिन ले आके स्टेजवा पर पहनाइया सन ना हो। कुड़माई वही दिन, बियाह वही दिन। बड़ा बड़ा वीआईपी फैमिली में ये होता है कि पहले क्या कर दिया जाता है? मंगनी कर दिया जाता है। भाई तुम जिसके साथ शादी करना है, जिसके साथ होल लाइफ स्पेंड करना है, उसके साथ रहो, जानो पहचानो कि उसका नेचर कैसन है ना। शराबी तो नहीं है, कोनो खराबी तो नहीं है। इस तरह की चीजें जब वो जान लेती है, तब उसको अगर पता चल जाएगा कि ना एक रहन ठीक कुलक्षणी बात, तब कही पापा नॉट कंफर्टेबल। आवाज समझ आया? कंफर्टेबल नहीं है तो वे वही अंगूठी निकाली, कह लो अपना अंगूठी और मुझे भूल जाना। हाँ ना हो। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, फिल्म देखिएगा परदेश। सेम कहानी है। आता है विदेश से लड़का, एंगेजमेंट करके लड़की को ले जाता है। वहां उस साथ में इसीलिए भेजा जाता है कि रहेगी, जानेगी कि लड़का कैसा है ना। और लड़का रहता है बड़ी नाला, उसको छोड़ छाड़ के भाग आती है शाहरुख खान के जो रही। यहाँ बड़ी जबरदस्त फिल्म है, कभी देखिएगा। वो सबको समझ में नहीं आएगी। हाँ आजकल के जितना बालो ना वो लोग ना बुझेगी। चलिए देखिए, तो वो बार बार पिनकाता है लड़किया को, उसको मौका मिल जाता है। अब देखिए एहसान कर दिए तो क्या करिएगा? कपार पर चढ़ के तांडव करिएगा। अब छोटी लड़की है 8 साल की, बताओ, ये 8 साल है 12 साल है
यही से पहले बाल विवाह हो जात रहे। का हो जात रहे? बाल विवाह अभियो होके के चाहिए जेंगा रवैया बा। चलो देखा, वो लड़किया को छेड़ता है, कहता है कि तेरी कुरमाई हो गई। तो कुरमाई मने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है, कल लेके आएंगे क्वेश्चन पेपर देखना। अब वो क्या करती है, धत कह के भाग जाती है। लड़कियां शर्मा जाती है, धत का पूछ रहे रे, क्या होती है, भाग जाती है। एक दिन वह धत कहकर भागने के बजाय कहती है हाँ कल हो गई, देखते नहीं है रेशम से फूलों वाला सालू, चादर उधर उसको मिला था रेशम से जड़ा हुआ। रोज रोज पूछे थे तेरी कुरमाई हो गई, अब धत कह के भाग जाओ, है ना, शर्मा जाती है बेचारी। अब वो देखल कि रोज एक आदत हो गई, बता एक आदत छोड़ावे के पड़ी। वो कहता तेरी कुरमाई हो गई एक दिन, तो कहती हाँ हो गई, देखते नहीं ये रसम वाला सालू। तो सुनो, जब कहल कि तेरी कुरमाई हो गई, तो वो कहती है कि हाँ हो गई, देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू। लहना सिंह हतप्रभ रह जाता है। लहना सिंह जो है 12 साल का लड़का हतप्रभ रह जाता है। इसका मतलब समझते हैं, मतलब उसको एक सदमा सा लगता है कि साँचो का ब्याह हो गल का रे, बात बुझे। हत प्रभत रह जाता है। कहानी अब जैसे रोक दी गई है, एकदम चुरा लिया गया है, क्या हुआ नहीं हुआ, अंतिम मुलाकात यही है, ठीक ना। इसके बाद चर्चा नहीं होगा कि बीच में मिले कि नहीं मिले। फिर कहानी जब खत्म होगा, फ्लैशबैक पद्धति का उपयोग किया गया है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स नोज व्हाट इज द फ्लैशबैक पद्धति? किसी को पता है फ्लैशबैक पद्धति? कहानी आगे की कहानी को चुरा के पीछे की कहानी बताना। दिल जले फिल्म देखना, साका की एंट्री होती है डायरेक्ट आतंकवादी के रूप में। कहानी कुछ देर आगे बढ़ता है तो रोक दिया जाता है, पूछता है क्या साका शुरू से ऐसा था ना, तब कॉलेज वाली लाइफ, पीछे की कहानी बीच में। तो इस पद्धति को हम क्या बोलते हैं, फ्लैशबैक पद्धति। इस कहानी में भी वही प्रयोग किया गया और देखिए यहां से चुरा लिया गया, यहां से। अब वो कह के तो बेचारी भाग जाती है। एक दिन कहती है कि देख रहे हो कुरमाई हो गई है, चौदर दिखाई नहीं देते मिलल बा। अभी बेचारा लहना सिंह हत प्रभ रह जाता है। इसके बाद लहना सिंह से भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है। उसके बाद ये 35-36 साल 25 साल मिलल, जो भी टाइमिंग है मिला नहीं है ना। वह याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से लाम पर यानी ड्यूटी पर जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था, है ना। वहां सूबेदारनी ने उसे एकांत में बुला करके कहा था कि मेरे पति और बेटे बोधा का रक्षा करना। सूबेदार हजारा सिंह के बेटे का नाम था बोधा सिंह, और सूबेदार थे वो सेना में, ओकर मेहरारू थी तो सूबेदारनी न हुई। सूबेदारनी ने लहना सिंह को बुला के एकांत में अकेले में कहा था कि मेरे पति और बेटे का क्या करना, रक्षा करना। यह सूबेदारनी कौन थी पता है? अब बचपन में मिली वही अमृतसर के बाजार में लड़की 8 साल की थी, वही सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी बन गई थी। आज सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह लहना सिंह के साथ में क्या करते थे, काम करते थे। तो परिचय भी अच्छा था, लेकिन लहना सिंह नहीं जानता था कि सूबेदारनी के मेहरारू जौन है वो यह लड़कियां है जौन हमारा बचपन में। देखो बाबू भुला गया है वो। अब 8 साल 25 साल के बाद की बात याद रही। ऐसे भी छोटे बच्चे 8-10 साल के बाद क्या होते हैं, भूल जाते हैं। और तू 12 साल का रहा तो का भरे तर याद बा नहीं खेनू, तो भूल गया है। लेकिन जब इसको याद पड़ा है नु बड़ी मजा है, देखो। हाँ, यह सूबेदारनी बचपन में अमृतसर में मिली वह लड़की थी। लहना सिंह सूबेदारनी के प्यार की उस किरण को दुनिया से बचाकर अपने हृदय में संजोए रखा, है ना। और युद्ध में अपने प्राणों की बलि देकर भी हजारा सिंह और बोधा सिंह की रक्षा की, है ना। लहना सिंह जो था ना 8 साल का लड़का बा, जब वो कही कि 12 साल का, जब वो कही कि हाँ कुरमाई हो गई है तो उसको दिल में चोट लगा। क्यों, क्वेश्चन पूछा है, क्यों बताया नहीं है कि क्यों, हतप्रभ क्यों रह गया, क्योंकि वो उसको चाहता था, प्यार करता था, है ना। वही प्रेम इतने सालों तक उसके दिल में रहा, दबाए रखा, किसी को बताया नहीं। और उसके एकमात्र कहने पर जाकर के उसके बेटा और पति का रक्षा करके अपना जान दे दिया, लेकिन उन दोनों को बचाया था। है कोई ऐसा प्रेमी? एक घड़ी तो फोन अगर पापा उठा ले, बाप रे बाप हम ना रनी हुए कोई ले रहा, हमार गलती नहीं खे, तुरंत पाला पलट देता है सब। जान देना है। देखो प्यार करने वाले जान लेते नहीं है,
उनके लिए जान दे देते हैं। परसों के घटना बताओ तनी, ईसुआपुर में बारात में का किया है नु, ओकरा गांव के जन लड़किए के गांव में बारात रहे, ओकरा गांव के दुल्हावा के मार देल चाकुए। अब उनका के ले गला से ईसुआपुर रेफर भइलन, ओकरा बाद ओसे भेज देलक छापरा कर बिया। अरे भाई जब इतना बात और बिगड़ रहे तो ओकरा के चाकू काहे मरले? बताओ कि उनका माई के बेटा हुई, गोद सुना करे का, प्यार में गोद सुना, प्यार में जान लीजिएगा, आप जान दे दीजिए तब नु। चाकू मार दिया है, पेपर में पढ़ना आज दिया होगा, बाप रे मार दिया चाकू। बताओ तो ई घटना सुन के दूल्हा डरे ना दिए सोहन भाई ना। भाई जान बाचो तो लाखों पायो। आसपास की घटना इसलिए बता दिया। तो प्रेम में ही था लाना सिंह। यहाँ पर लिखा एक लाइन की सूबेदारनी की प्यार की उस किरण को दुनिया से बचा के रखा, चिल्लाया नहीं, किसी को बताया नहीं। प्यार जताने की चीज है, बताने की चीज। हम लोग क्या करते हैं, स्टेटस लगाएंगे, मतलब दुनिया जान जाती है कि वाह गड़बड़ बा, रौनक बदल जाई, कपड़ा लत्ता पहने के स्टाइल बदल जाई, नींद ना लगी रात के, भूख प्यास माई खाना ले ना खाए, है ना, भूख नहीं का लागत, दूसरे दुनिया में रहता है, सब बता देता है कि ना। आगे जब फिर ब्रेकअप होता है तब वो बड़ा हाथ काट काट के लगाता है, वो बड़ा बता देता है। लाना सिंह नहीं बताया है, इसीलिए कहा गया शुद्ध प्रेम। क्या प्यार जिसे करते हो ना, उसकी इज्जत से भी प्यार करो, उसके मान सम्मान से भी प्यार करो, काहे खिलवाड़ करते हो। बस समझाया। ऐसी ऐसी रचनाएं बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती है, दैट्स वाई दे बिगड़ गए हैं। क्या हो गए हैं? हाँ आगे देखो तो उसका जान वो बचाता है बेचारा, अपना जान दे देता है। कहानी की घटनाओं में स्वाभाविक नाटकीयता है, यानी नाटक के तौर पर इसको दिखाया गया है। कोई दिक्कत? जो कहानी का प्राण मानी जाती है, जो कहानी का, और कहानी जो है मन पर अपने उत्कर्ष की ओर संचरण करती हुई गतिशीलता के कारण जबरदस्त असर डालती है। यह कहानी है ना, आपको बांध लेगी अपने में, आपके मन पर जबरदस्त असर डाल देती है। कहानी ही ऐसी है, क्या करिएगा। हम तो इसको कम से कम 100 बार पढ़े होंगे, है ना। जब टाइम रहेला फिल्मों देखें, इसका बना हुआ है ना। आगे देखिए, कई बार पढ़िएगा ना तो मन करता है एक बार और पढ़ ले। यही इस कहानी का क्या है, कालजयी रचना है, ये समय पर विजय पा लिया है। कह रहा है कि गतिशीलता के कारण मन पर जबरदस्त असर डालती है, इस तरह प्रभान्वित जो कहानी का प्राण मानी जाती है, उसका अद्भुत रचाव है। वातावरण की सृष्टि करने में लेखक को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। आरंभ से ही एक कौतूहल यानी बेचैनी, कौतूहल यानी पाठक को अपने प्रभाव में बांध लेता है और कहानी को उत्कर्ष बिंदु पर पहुंचाकर ही विराम लेता है, किंतु तब कहानी का प्रभाव मन में गूंजता रह जाता। कहानी उत्कर्ष बिंदु पर पहुंच जाती है, कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन पढ़ने के बाद भी कहानी का प्रभाव आपके मन पर। कोई कोई फिल्म वगैरह हम देख लेते हैं ना, कि मतलब सिनेमा हॉल से निकलने के बाद 4 दिन लेकर चर्चा होला। कितना दिन चल रहे हो फिल्म देख ले को बोलो 3 घंटा 2 घंटा, लेकिन ओकर प्रभाव कितना दिन रहे नु। जब तक वायलेंस ना वायल तले ओकर प्रभाव रहे है। तो यही है, कहानी आप पढ़ के खत्म कर दीजिएगा, लेकिन कहानी का प्रभाव आपके दिल पर से खत्म। कोई दिक्कत? चलिए कहानी स्टार्ट होती है। तो देखिए, बड़ी बड़ी जितनी भी कहानियां होती है एक पार्ट में नहीं होती है, अलग अलग पार्ट में कहानी बांटा गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है? 5। कितने भाग में? कितने भाग में युद्ध का चर्चा है? तो पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। 3 भाग में। कितने भाग में? चलिए देखिए, तो उसने कहा था कहानी कितने भाग में बटी है? हो 5 भाग में। पहला भाग हम पढ़ते हैं, एक दिन में तो कवर करना मुश्किल है। पहला भाग में क्या है, तो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में जैसे बताया कि अमृतसर का भरा बाजार है, जैसे तरैया हरता है, शाम को आइए। अब कल्याण है कि घोड़ा गाड़ी नहीं है, देखो रोज बाजार जाओ, कौन ठीक है, कोनो को बचाने का मौका मिल जाए तुमको। है कि ना, समझो बात को। हाँ देखो,
बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वाले की जुबान के कोरों से जिनकी पीठ छिल गई है, कहानी शुरू होती है। कहानी शुरू होती है तो अमृतसर का बाजार है। अमृतसर के बाजार के दृश्यों को दिखाते हुए आवाज डाला गया है कि बड़े बड़े घोड़े वाले गाड़ी वाले है ना, इके वाले के जुबान के कोरों से जिनकी पीठ छिल गई है। देखिएगा बाजार में गाड़ी वाला केंगा बोलेला सन, टेम्पू वाला कब चल जाए छापरा जंक्शन के लगे, अच्छा बस स्टैंड के लगे, गाड़ी वाला चिल्लाला से पगला दिए सब। तो उनके आवाज के जुबान से, आवाज से जिनकी पीठ छिल गई हो यानी तंग आ गए हो, वो लोग परेशान हो गए हो, वो लोग क्या करें कि उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कट वाले की बोली का मलहम लगावे। यानी कि वो लोग अमृतसर में कभी आवे, देखे कि यहाँ के गाड़ी घोड़े वाले कैसे प्यार से बतियाते हैं। वहां के अमृतसर के लोग बड़ी प्यार से बतियाते हैं, है ना। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से ढूंढते हुए इके वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, तो कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के करे की पोरों को चीत कर अपने को ही सताया हुआ बताते हैं, और संसार भर की गलानी, निराशा और क्षोभ के अवतार बने करे की नाक के सीधे चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी तंग चक्रदार गलियों में हर एक लट्ठी वाले के लिए ठहरकर सब्र का समुद्र उमार कर वो गाड़ी वाला इका वाला कैसे बोलता है, खिसियाता है ना, सब तंग आ जाता है, फिर भी अपने जुबान को लगाम दे के वो घोड़ा वाला इका वाला अमृतसर वाला कैसे बोलता है, क्या कहता है, देखो, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा, करते हुए सफेद फेटो खचरों और बतखों और गौने के खोमचों और भारे वालों के जंगल में राह खेते हैं। यानी कि आगे बढ़ते हैं, रास्ता में जाने देते हैं। हमने कहा तो लगल से मारपीट करे, है कि ना। वो लोग प्यार से बतियाता है। आगे लिखा है कि ऐसा नहीं है कि वो बाजार के इका वाले गाड़ी वाले घोड़ा के नानी से निकट संबंध स्थापित करना का मतलब गाली देना। देखिएगा गरिया वाला गरियान के देख लो, टायर चलावे लगे बैला के कब पुचकारेगा लो, कब गरियाएगा लो, कब चाबुक दे देगा नो। यही घटना है। अगर आप फिल्म डायरेक्टर बनिएगा तो इसको इसी तरह से डायरेक्ट करना पड़ेगा। आगे देखिए, तो कह रहे कि उनकी वचनावली के कुछ नमूने यहाँ पर दिए गए हैं कि कैसे बोलते हैं वो लोग, है ना। कहते हैं कि क्या मजाल है कि जी और साहब सुने किसी को हटना पड़े। बात यह नहीं है कि उनकी जीभ नहीं चलती, बात यह नहीं है कि अमृतसर के गाड़ी वाले, घोड़े वाले, इके वाले का जुबान नहीं चलता है राह चलने वाले लोगों जब डिस्टर्ब करते हैं। उनका भी जुबान चलता है, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह। मीठी छुरी की यानी कि काटे भी और समझ में भी न आए। स्वीट पॉइजन, स्वीट पॉइजन खइबो करबो तो मीठ लगी, बाकी मरे के तो बढ़ले बा। मीठी छुरी, काटेंगे लेकिन बुझाएगा, लेकिन कटेगा। यानी कि बात को बदल के वो लोग बोलते हैं। कैसे बोलते हैं देखिए, क्या कहते हैं, कहते हैं उन लोग के बातों का कुछ नमूना है कि हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा बलिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए, है ना। समिष्टि में इसका अर्थ है हिंदी में कि तू जीने योग्य है। जैसे मान लो कि कोनो औरत आ गई है बीच रास्ते में, हट नहीं रही है, गाड़ी लेके जाना है इका, तो उसको अभद्र नहीं बोल रहा है, कह रहा है कि अच्छे से प्यार से बोलता है, हट जा जीने जोगी, हट जा कर्मा बोलिए, हट जा पूता प्यारी है, बच जा लंबी वाली है। इसका मतलब है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यशाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने पड़ी है, तिकू मेरे पहियों के नीचे आके लामा होना चाहती है, नहीं मरना चाहती है ना। कहने का मतलब है कि हट जाओ बाबू, उसको मत हटाओ, सुधर जा, ढेर गर्मी बर्दाश्त करो लो, कहो। अब देखो, वो कहता है लो गाड़ी वाला बुढ़िया को कि बच जा, क्या हो जा, कैसे कैसे, डायरेक्ट नहीं कहता कि हट बच जो, करे तू पूता प्यारी है, तेरी लंबी उम्र है ना, तू जीने जोग है, काहे के मरने आ रही है, हट, है कि ना। आगे कह रहा है, अब क्या हुआ कि ऐसे ही करे कि बम्बू काट वालों के बीच से होकर के एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। कहानी शुरू होती है। भीड़ भरा बाजार है, गाड़ी वाला इका वाला चिल्ला रहा है, लो भीड़ भरा बाजार से होकर के एगो लड़का एगो लड़की एगो चौक के दुकान पर आ गया। लो चौरसिया पान भंडार ना, बम्बू काट वाले का कोई दुकान था, मतलब बाजार था, वहां पे कह रहा है, आग दुकान पर आ जाता है। लो उसके बालों और उसके ढीले सूथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। लड़किया के केस से ना, लड़कवा के केस से, ढीला सूथना कपड़ा वगैरह होता है, उससे पता चलता था कि दोनों सिख हैं। दोनों क्या थे, वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। लड़कवा लहना सिंह आया था मामा के केस धोए खातिर दही। हमने के खाए का नहीं खा मिलता घरी ना हो। हाँ, और
दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बड़िया लेने आई थी। लड़कियां आई थी बड़ी ले रसोई खाती खाना बनाएला। दुकानदार एक परदेसी से गूथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ की गड्डी को गिने बिना हटता। वो जो दुकान दुकान का जो मालिक था वो क्या कर रहा था कि एगो परदेसी से उलझ गया था। वो कह रहा था कि गीला पापड़ के गड्डी दे दिल बनिए में इतने होला ले जाई महाराज शेर भर माने आधा किलो। और वो कहता ना आधा किलो में इतना होला न फारे में के गिन एम तबे जाए। उलझ गए परदेसी दुकानदार से। अब ये दोनों का मौका मिल गया, बतियाए के मौका मिल गया। कौन के? लड़किया के। भाई मेन चीज है टाइम आप दे देते हो, टाइम मत दो। देखो क्या होता है। देखो अब देखो इसमें लिखा है तो ये नहीं लिखा है कि कौन बोला है, लेकिन जब कहानी आप पढ़ रहे हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किसका कथन है। लड़का लड़की दोनों दुकान पे गया, दुकानदार होने दूसर सामान देने में अजुराया हुआ है ना। तो लेकिन का टाइम मिल गई। अब कौन बोला है? लड़का बोला है कि तेरे घर कहाँ है। कौन से? लड़किया से। लाना सिंह कह रहा है कि तेरे घर कहाँ है। मान लो कि पहले बार का पूछबो, ये पूछबो एवरी तो डायरेक्ट कहता मोबाइल नंबर दो ना, इंस्टाग्राम आईडी है कि ना। चलिए देखिए, तेरे घर कहाँ है तो लड़कियां कहती है मगेरे में, और वो कहती है तो और तेरे कहाँ है, लड़कियों पूछती है तेरे कहाँ है। लड़कवा कहता है माझे में। क्वेश्चन पूछता है लाना सिंह कहाँ का रहने वाला था, माझे का। तो लड़कवा बोला कि मेरा घर माझे में है। फिर लड़कवा पूछ रहा है, आंसर तो बता दिया कि पूछती है कि तेरे घर कहाँ है, तो कहता माझे में। और फिर सवाल कर लड़कवा क्या कहता, यहाँ कहाँ रहती है। बाप रे बाप, यहाँ बताओ है 8 साल है 12 साल के लड़का सन के लीला, यहाँ कहाँ रहती है। तो वो कहती है कि अंतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। अंतर सिंह मेरे मामा। 8 वर्ष की लड़की के मामा कौन थे? अंतर सिंह। संजोग देखो इहो ममे के घरे रहेला छौरो हो, हम ममे के घरे रहत रही। है सच में, हम भी मामा के घरे पढ़े हैं 12 साल, 12 इयर्स। आगे देखो, अंतर सिंह की बैठक में मेरे मामा होते हैं, लड़कियां बोली। तो लड़का बोला कि मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। उनका घर इतना बतियले संतले दुकानदार होने से निपट गल। कहता है तनिका का चाहिए बोल। इतने में दुकानदार निपटा और उसके सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले, दोनों सौदा ले लिया, लो दही ले लेलक, बड़ी ले लेलक, एक साथ फिर चला लो, एक साथ फिर। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, कुछ दूर गया तो लड़का मुस्कुरा के पूछता है। ये खतरनाक के स्टेप है भाई। पिनका रहा था कौन शब्दों से। कुछ दूर गया उसके बाद मुस्कुरा के पूछा लड़किया से कि सुनते रहे तो क्या बोल तेरी कुरमाई हो गई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ा करके दे, आंख चढ़ा के बुझते हो, गुस्से में थोड़ा सा कर रही है धत, अब भाग गई। क्या हो गई? अरे भाई खतरा है, भाग यहाँ से। अब बेचारी क्या कर गई, दौड़ कर भाग गई। और लड़का मुंह देखता रह गया, मुंह देख रहा है, उसका मुंह देखना मैंने उन्हीं ताकते रह गए, भाग गए। पलट पलट पलट, काहे के पलटे जाऊ ना पलटल। मुंह ताकने का मतलब यही ना कि एक बार ताकेगी पलटेगी, नहीं पलटेगी। मुंह देखता रह गया कि एक बार घूमे घूमे घूमे, नहीं घूमी, भाग गई। क्या हो गई? नहीं पलटी। कोई दिक्कत? लड़का मुंह देखता रह गया। मुंह देखना एक मुहावरा है, ताकते रह जाना। क्या? हाँ, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, यानी मुंह ताकते हैं। कब आएगा, कब गर्मी कब जाएगी, बरसात कब आएगा, लोग मुंह ताक रहे हैं। आसमान की तरफ सुबह देखते हैं बादल है कि ना, बादल दिखता है, बादल थोड़ा बहुत दिखता है तो सूरज भगवान कहते हैं अलख निरंजन आ गए हैं, चीर फाड़ के रख देंगे। चलो देखो, अब अक्सर क्या होता है ना कि एक दिन का तो काम हो गया, अक्सर कहियो कहियो अचानक मिल जा सो, कहीं दूध वाले के लगे, कहीं ठेला वाले के लगे, कहीं सब्जी वाले के लगे, भेटा आ जा सही संजोग से। अब इनकर मौत लिखो रहे वही लड़किया के चक्कर में तो भेटाई लो ना हो। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात मने अचानक दोनों मिल जाते हैं। अब तो मोबाइल ना रहे फोन कर दिए क्या वो जातनी मॉल में ना, तो कह रहा है कि दूसरे दिन तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं, अचानक दोनों के दोनों। महीना भर यही हाल रहा, एक महीना ये हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा तेरी कुरमाई हो गई, और उत्तर में वही धत मिला, उत्तर में वही जौन पहल का दिन मिला रहे, कौनो असर अभी तक उत्तर में कुछ नहीं मिला, मिला धत, भाग जल्दी।
एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब अब लड़कों को मजा आता था चिढ़ाने में। ये कहे नहीं तेरी कुरमाई हो गई पिनी के भाग जली। गांव में केहू पिनिक जला तो देखिए ओकरा के पिनकावे लगला सब। अब ओकर लड़कवा के थोड़ा मजा आ रहा था। लड़का के बुद्धि ओकरा का पता। हाँ, चिढ़ाने के लिए तब लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, तो लड़का को संभावना था कि बोलेगी ध तब भाग जाएगी, लेकिन वो विरुद्ध में बोली, संभावना के विरुद्ध में बोली कि हाँ हो गई। हाँ तो छावना कहता कब, तो वो कर ये कल देखते नहीं रेशम से कढ़ा हुआ सालू चादर। लड़की भाग गई, लड़कियां फिर भाग गई, फिर पूछी और ही लड़के ने घर की राह ली और लड़का वहां से घर का राह लिया, घर गया। अब घर गया है तो इतना गहदाया है नोई, मतलब मत पूछिए, इतना ना गहदाए के चाहिए। यार भाई ठीक है तू लड़की को पिनका के यार लड़की तुमको कुछ कह दी, ठीक है तुम्हारे कुछ चक्कर है तुम लोग का, इसका मतलब क्या है तुम गहदा जाओगे। लड़का ने घर की राह ली, देखो रास्ता में घरे केगा पहुंचा है, सीधा सीधा नहीं पहुंचा है, कह रहा है कि रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। इतना कौन उतावला होने का बेचैनी भाई, एगो लड़का के नारी में ढकेल दिया, मोरी बुझते हो नाला उतने ना। और सुनिए, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, छाबड़ी वाला कमाते हैं ना, ओकर सामान बर्बाद कर दिलो कोनो, दिन भर के कमाई का होगल गयल। आगे देखिए, एक कुत्ते को पत्थर मारा, बेचारा वो घरियाते हुई एगो कुत्ता के दे पत्थर। आदमी जब आपा में नहीं रहता है ना तो यही सब करता है, यही सब करता है। देख लो फोन से बतिया तो लड़ दिले से गाड़ी में, गाढ़ा में गिर जाइए सब, ओकनी का ना लौकल कि आगे गाढ़ा बा ना हो। हाँ और क्या हुआ कि एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया, दूध लेके दूध उड़ेल दिया गोभी वाला, गोभी पर इतना पागल हो गया। सामने नहा कर आती हुई किसी वैष्णवी से टकरा कर अंधे की उपाधि पाई, सामने से एगो वैष्णवी नाम के लड़की नहा के आत रही, ओकरा से लड़ गए। अब वो कहते रे ना तोरा लौकत नहीं खेत बाप के रोड। अब चलो कह दे तो कुछ कह दे, का फर्क पड़ता है। हो किस लड़की से टकराया था बाबू, नाम क्या था, का कहलक अंधे की उपाधि पाई, मैंने ओकरा के अनहर कर ले रे, अनहरा लौकत नहीं खे। तब कहीं घर पहुंचा, तब जाके कहानी का पहला पार्ट खत्म। अब कहानी यही से लुका ली गई है। अब कहानी में लड़का लड़की की चर्चा लास्ट में है। अब लहना सिंह क्या कर लिया है पता है, सेना ज्वाइन कर लिया है। क्या ज्वाइन कर लिया है, बात समझा रहा है। मिला नहीं, 8 साल की लड़की ऐसे कभी मिला। और सेना जहां ज्वाइन किया है ना, वहीं पर हजारा सिंह और बोधा सिंह सेना में है लो, इसी के साथ काम करता है लो। हजारा सिंह बोधा सिंह को अच्छे से जानता है ये, लेकिन हजारा सिंह की मेहरारू वही है सूबेदारनी, सूबेदारनी और 8 साल की लड़कियां एक है, ये बात का लहना सिंह को पता, लेकिन वो चिंती है। अरे बाप कहानी बड़ी खतरनाक है बाबू, कहानी ऐसा है नु कि मतलब करेज निकाल के धो देबो। तो आज रहे दो जाओ, कहानी का पहला पार्ट अपने से पढ़ेगा लो, मजा नहीं आएगा, मत पढ़ना सब, ठीक ना। हम ही पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, कोई दिक्कत। अब ऑब्जेक्टिव 2-4 को पूछता है तो ध्यान दो, एक बार समराइज कर देते हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक, गुलेरी का गांव, जन्म स्थान गुलेर, निवास स्थान हिमाचल प्रदेश, जन्म स्थान राजस्थान जयपुर। आगे देखो कितने कहानी लिखे, 3। कौन कौन। उसने कहा था बुद्धू का कांटा सुखमय, बुद्धू का कांटा सुखमय जीवन 1911 में, 1915 में उसने कहा था, कोई दिक्कत। अमर प्रेम कथा उसने, इनके बाबूजी का नाम पंडित शिवराम, कोई दिक्कत। और देखो, और ऑब्जेक्टिव में तुमसे पूछेगा कि कहानी कहां शुरू होती है, अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में। लड़का का नाम लहंगा सिंह, लहना, याद रखना ऑप्शन में दे देगा लहंगा तो तुम लोग मार देगा, लहंगा ना लहना ना, लहना सिंह। क्या लड़की की उम्र, लड़के की उम्र, धर्म क्या था दोनों का, सिख धर्म के थे। क्या थे, लड़कियां दुकान पर क्या करने गई थी, बड़ी लेने, लड़का
दही लेने, क्या लेने? दही लेने। इस पर फिल्म किसने बनाई? बिमल राय। किसने? बिमल राय ने, है ना। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर माना जाने वाला कहानी उसने कहा था। कालजयी रचना उसने। कछुआ धर्म निबंध के लेखक चंद्र शर्मा। बोलो, ये सब ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। कुरमाई शब्द का अर्थ मंगनी। किसने किससे कहा? जो अभी पढ़ाए थे। तेरे घर कहाँ है? मंगेरे में, माझे में। लाना सिंह कहाँ का रहने वाला था? माझे का। कहाँ का? लड़किया मंगेरे का। दोनों किसके घर रहते थे? मामा के घर। कोई दिक्कत? किस लड़की से टकराया? वैष्णवी से। बोलो, कोई दिक्कत है? छूटेगा ऑब्जेक्टिव। व्याख्या करना हो तो अभी पढ़ना है ना, छोड़ेंगे नहीं। कहानी तो है, इस कहानी को जिस तरह से उन्होंने लिखा है ना, उस तरह से पढ़ने के लिए समय भी चाहिए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग्स। लास्ट में सैडनेस है, लास्ट में तो रो देगा तुम। लास्ट में आपको इतना बांध देगा ये कहानी ना कि आप इमोशनल हो जाइएगा। ठीक ना? कोई दिक्कत? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, आप लोग अपने से मत पढ़िएगा ना, तो समझ में। अब गुलेरी जी, एक और ऑब्जेक्टिव छूट रहा है। गुलेरी किसके अभिभावक बन के अजमेर गए थे? खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बन के वो कहाँ गए थे? अजमेर कॉलेज में। अजमेर। कोई दिक्कत? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।